सो नाउ हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर हमें मिला है इफ log b a इक्वल टू c देन a कैन बी एक्सप्रेस एज। अब यहाँ पर जो है हमने बताना है कि a को हम लोग किस तरह से जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक डेफिनेशन ऑफ log लगेगी जिसमें हमारे पास होता है कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ बेसिक भी लिखूँ बिकॉज दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। जिन्होंने लॉग पढ़ा है उनको जो है ये जो है ज़रूर पता होगा कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग जो है वो हमें क्या बोलता है। वो बोलता है कि log b a इक्वल टू c मीन्स हमारे पास इसका मतलब क्या होता है कि a इक्वल टू b की पावर ऑफ c, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट लॉग, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है b पावर c जो है हमारे पास करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे सबसे पहले तो हम लोग जो है इस टर्म को देखेंगे, जो टर्म हमें गिवन है कि log b a इक्वल टू c, यानी यहाँ पर जो है हमें a को एक्सप्रेस करना है b या c में, ठीक है ना। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या बोलते हैं, कहता है कि जो a है मस्ट बी a इज़ अ नंबर, ठीक है, जो कि मस्ट बी राइज करेगा b की पावर को, ठीक है ना, टू गेट a। सही है, जैसे कि हम लोग पिछले कर रहे होते हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं a इज़ अ नंबर एंड b मस्ट बी राइज टू गेट द ऑर्डर ऑफ a, ठीक है ना। सो इस तरह से हम लोग जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग एनालाइज करें तो b पावर c तो बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट को शो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को। और अगर हम लोग थर्ड यानी c की तरफ जाएं तो c जो है वो हमारे पास डिवीजन को शो कर रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तो ये लगेगा नहीं, ठीक है ना। और अगर हम लोग c की पावर b देखें तो ये हमें बोलता है दिस इम्प्लाइज दैट कि जो है हमारे पास c राइज हो रहा है b की पावर पर, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से इसको बोलते हैं, बट ऐसा हमारे पास नहीं है। बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग है जो कि हमारे पास क्या बोलता है, इक्वल टू b की पावर c, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। तो जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि आपको टेंजेंट कॉज और जो है वो साइन का पूरी की पूरा टेबल वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। उसी से आपको वैल्यू सारी पता चलेंगी। यहाँ पर हमें 45 एंगल टेंजेंट 45 एंगल की जो है वैल्यू पता होनी चाहिए। सो अगर हम लोग यहाँ पर जो है करेक्ट वन को देखें, सो 0 इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। हमारे पास जो है अगर हम लोग अपने करेक्ट ऑप्शन को देखें तो टेंजेंट 45 डिग्री जो होता है वो हमारे पास 1 होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि टेंजेंट 45 जो होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। और अगर हम 0 को देखें तो 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। और अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 देखें तो ये तो एसोसिएट ही नहीं है हमारे पास, दिस इज़ नॉट एसोसिएट टू टेंजेंट, ठीक है ना। ये तो हमारे पास टेंजेंट के एसोसिएट में नहीं आती। और अगर हम लोग जो है 1/√2 को देखें तो आपको याद होना चाहिए कि ये हमारे पास साइन 45 और जो है वो कॉज 45 की डिग्री में जो है आता है, नॉट टेंजेंट, ठीक है ना। टेंजेंट 45 डिग्री में ये नहीं आता, ये कॉज और साइन की डिग्री में आता है, ठीक है ना। सबको अगर ये सारी वैल्यूज पता होंगी सो यू कैन चूज द करेक्ट वन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें मिला है डेरिवेटिव। अब ये जो है मीडियम है तो हम लोग यहाँ पर सिंपल फंक्शंस रखेंगे, ठीक है ना। मुश्किल फंक्शंस भी आ सकते हैं तो आपको जो है इसकी तैयारी भी करनी चाहिए। द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज व्हाट। साइन एक्स का अगर हम लोग डेरिवेटिव लें d/d ऑफ एक्स जो होता है, हम लोग डेरिवेटिव को जो है डिनोट करते हैं। अगर हम लोग साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास कॉज ऑफ एक्स, ठीक है ना। और याद रखिएगा अगर हम लोग जो है डेरिवेटिव ऑफ कॉज लेंगे, ठीक है ना,
सो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास माइनस साइन ऑफ एक्स आएगा। और यहाँ पर भी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर आप साइन एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो आपके पास जो है माइनस साइन एक्स आएगा। और इसके अलावा जो है आप चैप्टर नंबर 7 में देख सकते हैं, वहाँ पर जो है थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन का जो है चैप्टर नंबर 7 मैंने करवाया हुआ था, ठीक है ना। सो आप वहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाज हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें जो होती है वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। सो आपको जो है हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ का टेबल वगैरह सब कुछ जो है मैंने प्लेलिस्ट में एक डाल दिया है, तो आप आइटम पर जाकर प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू अलॉट। तो यहाँ पर जो है साइन का डायरेक्टिव कॉज है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट है। और अगर यहाँ पर देखिए नेगेटिव कॉज जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रल होता है, ठीक है। याद रखिएगा अगर हम लोग जो है इसका इंटीग्रल लेंगे, साइन का इंटीग्रल, ठीक है ना। अभी तो हमने डेरिवेटिव लिया, अब यहाँ पर जो है एक्सचेंज करते हैं। अगर मैं साइन का इंटीग्रल लूँगी तो मेरे पास इंटीग्रल जो है माइनस कॉज आएगा, और कॉज का इंटीग्रल मेरे पास प्लस साइन आएगा, ठीक है ना। जो डेरिवेटिव में जो हमारे पास साइन और कॉस की साइन होता है वो चेंज हो जाता है इन इंटीग्रल। साइन क्या होता है, डेरिवेटिव में साइन हमारे पास जो होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस आता है, लेकिन जब हम लोग साइन का इंटीग्रल लेंगे तो कॉस जो है वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अदली बदली करते हैं ये लोग, सही है। तो पॉजिटिव में अगर नहीं, डेरिवेटिव में देखें तो उसमें जो है साइन जब भी जो है कॉस का डेरिवेटिव साइन आता है तो नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन इंटीग्रल में कॉस का डेरिवेटिव जो होता है वो पॉजिटिव साइन होता है। तो इन चीज़ों पे ज़रा ध्यान रखिएगा, मिक्सअप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। Sin x and minus sin of x, then cos of x and minus cos of x. Let's see what will be the correct one. So यहाँ पर जो है हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 10। एंड अगर यहाँ पर देखें तो हमें बोला गया है कि वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ कॉस। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, तो अगर हम लोग इंटीग्रल लेंगे कॉस का, अच्छा ये इंटीग्रल का साइन है, ये भी आ सकता है कि ये कैसे जो है हमारे पास बेचारा ईजाद हुआ है। तो ये सम जो होता है एस का जो है ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सम का एस है वहाँ से निकला गया है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमने क्या किया, हमने स्टार्ट कर दिया ऑफ कोर्स। अच्छा मैं क्या कॉस की बात कर रही थी, तो कॉस का जो हमारे पास इंटीग्रल होता है वो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि कॉस का इंटीग्रल जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास साइन, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो लेट्स सी कि हमारे पास जो है वो कॉस का इंटीग्रल क्या होगा। कॉस का इंटीग्रल होगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स ऑफ कोर्स, ठीक है। और अगर हम लोग साइन का इंटीग्रल देखेंगे तो वो क्या देगा, वो हमें माइनस कॉस ऑफ एक्स देगा। दोनों को अपने पास नोट कर लीजिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो हमारे पास एक ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो वी हैव द क्वेश्चन दैट इज इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आर -2 and -3, then the value of b and c are, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन है जो कि -2 और -3 है, ठीक है। अब हमें b और c की जो है, यहाँ पर b और c जो है इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। हाउ वी विल फाइंड दैट, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में हम लोग सबसे पहले जो है एक फॉर्मूला की बात करेंगे, जो है ये है हमारे पास वियार्ड्स फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग वियार्ड्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग द बी वैल्यू ऑफ बी एंड सी, ठीक है ना। सो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है वियार्ड्स फॉर्मूला, ठीक है।
अच्छा, व्यार्स फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये हम लोग रूट्स को फाइंड करने के लिए जो होते हैं वो लिखते हैं, और रूट्स को हम लोग जो है अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर व्यार्स फार्मूला हमारे पास दो चीज़ों के लिए है, एक है सम के लिए और एक है प्रोडक्ट के लिए, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सम ऑफ द रूट्स का लिखते हैं, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स एंड देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। एंड जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो क्या है हमारे पास, वो है अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है ना। सो हम लोग ये वाली जो है वो चीज़ें यूज़ करेंगे अब यहाँ पे, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग गिवन देख लें, हमारे पास गिवन क्या है। सबसे पहले अल्फ़ा देखेंगे, अल्फ़ा -2 है और बीटा जो है वो हमारे पास -3 है, ठीक है। सो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लिख देते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू -3, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वो अल्फ़ा बीटा बेचारा मिट गया। अल्फ़ा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू -3, ठीक है। अब सबसे पहले जो है हम लोग सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे, जो कि हमें क्या बोलता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाय a, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा है हमारे पास -2 प्लस बीटा है -3 इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा, -b बाय a यहाँ पर अगर हम लोग लिखें, लेट इट बी, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, -2 -3 इक्वल टू -5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास -5 आ गया। क्या है हमारे पास, ये सम ऑफ द रूट्स है, ठीक है। नाउ हम लोग अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, चलिए देखते हैं वो क्या आएगा। प्रोडक्ट में हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा और बीटा, सही है, अल्फ़ा बीटा सी बाय ए। सो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, -2 -3, -2 -3, 3 1 3, 3 2 6, और माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो हमारे पास जो है ये प्योर 6 आ जाएगा, +6, ठीक है। सो हमारे पास जो है सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दोनों आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग जो है वो वैल्यू ले सकते हैं। नाउ इसको कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमारे पास जो है b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5 एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 6, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है इस तरह से हम लोग जो है वैल्यूज फाइंड करते हैं फॉर a एंड b। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो मैंने पिछले क्वेश्चन का करेक्ट वन बताया नहीं, तो करेक्ट वन था हमारे पास b की वैल्यू क्या आई थी, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 6 आई थी, तो करेक्ट वन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सो विद क्वेश्चन नंबर 11, इफ हमारे पास जो है दो इवेंट्स हैं, a एंड b आर टू इवेंट्स इन अ प्रोबेबिलिटी स्पेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड b अकरिंग इन गिवन बाय व्हाट। अच्छा, यहाँ पर अब हम देखते हैं, एक जो है वीन डायग्राम बनाते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हम लोग जो है किस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए है, ठीक है, एंड ये जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी बी है। ए एंड बी हमारे पास दो इवेंट्स हैं। सो यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन इन दोनों के दरमियान हो रहा है, ये होता है हमारे पास probability of A इंटरसेक्शन विद probability of B, ठीक है ना। तो ये एरिया जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है A इंटरसेक्शन B। इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे और जो एरिया आएगा, जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, जो एरिया होगा वो हमारे पास इसको कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग probability of A B किस तरह से फाइंड करते हैं, इस तरह से ये probability of A होता है, ठीक है, ये probability of B हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन दोनों से अगर हम लोग जो है ये चीज़ को माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी जो है वो फाइंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से बीच में क्या करना है, ये रिप्रेजेंट करना है। अगर आप ये डायग्राम याद रख लेंगे तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो ये जो होता है ये हमारे पास होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू दिस होल, सही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी यानी यूनियन ऑफ ए बी फाइंड करते हैं विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और सब्ट्रैक्ट करते हैं इनका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी का ये वाला थ्योरम यूज़ करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ टू इवेंट्स, ठीक है ना। और इसका एक और नाम भी होता है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, ठीक है। सो मैं वेट करूँगी, देखते हैं इसका सेकंड नाम क्या है। और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये डायग्राम ज़रूरी है, आप अपने पास इसको याद कर लीजिए, बना लीजिए ताकि आपको याद रहे और आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी प्लस और माइनस में, ठीक है।